Hello dear all, welcome to Jora IAS. So today we are continuing with our polity lecture series in which we are going to do center state relations. Last class में हमने किया था फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमें पता लगा था जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्वाजी फेडरल है. सो आज हम करेंगे कि कैसे वो सेंटर और स्टेट का रिलेशन हमें दिखता है इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट्स में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे ये सेंटर स्टेट रिलेशन हमें शो करता है. दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें काफी अच्छी तरह से हमें जो है दिया गया है कि हाँ ये चीज हमारी सेंटर करेगी और ये स्टेट करेगी. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल कि क्या है उसमें. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस. काफी टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या होते हैं. लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होती है, मींस लॉ मेकिंग, राइट. तो अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो 245 है उससे लेकर 255 जो पार्ट हमारे 11th में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अंदर हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस बताए गए हैं. किस कॉन्टेक्स्ट में, सेंटर और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में. तो इसके अलावा देयर आर सम अदर आर्टिकल्स ऑल्सो जो कि इसके बारे में बताते हैं. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स हो जाते हैं सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस को लेकर. फर्स्ट क्या है उसमें हमारा जो रिलेशन है, दैट इज टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन. इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये डिफाइन करता है इसकी टेरिटोरियल लिमिट क्या है, मतलब लेजिस्लेटिव हमारी जो पावर है उसकी टेरिटोरियल लिमिट क्या है. ठीक है, क्या सेंटर में और क्या स्टेट में है. ठीक है, किस तरह बताता है, इस इन 3 तरह से बताता है हमें कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है हमारे इवन की इंडिया के लिए या फिर किसी एक पार्ट के लिए भी स्पेसिफिक बना सकते हैं. और हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये उसके किसी भी पार्ट के लिए बना सकते हैं. किसके पार्ट के लिए, स्टेट. इसका मतलब क्या, मान लीजिए गुजरात का सीएम है तो वो पूरे गुजरात या गुजरात के छोटे से पार्ट के लिए लेजिस्लेशन कर सकता है. मान लीजिए उड़ीसा से है तो उड़ीसा में वो थोड़े से पार्ट के लिए भी बना सकते हैं और पूरे उड़ीसा के लिए भी है. और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो वो फुल इंडिया जो है हमारा उसके लिए भी बना सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी बना सकते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी बना सकता है. वो कैसे, आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी. सेकंड हमारी क्या है, जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. ये क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमें थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताता है हमारे लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की. कौन से होते हैं वो, फर्स्ट इज सेंटर, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट. मींस लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. मींस सेंटर वाले जो सब्जेक्ट है वो सेंटर मींस पार्लियामेंट के अंडर आ गई, स्टेट वाले जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के, और कॉन्करेंट वाले हैं उसको मैं बताती हूँ आपको आगे कि किस में आते हैं, कैसे आते हैं. पार्लियामेंट जो इसने एक्सक्लूसिव पावर दे रखी है लॉज बनाने के लिए किसी भी मैटर में, किसको, यूनियन लिस्ट में. यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जो हमारा पार्लियामेंट है ना वो लॉज बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि पहले तो देखिए ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे और अब 100 है. ठीक है, कैसे कैसे सब्जेक्ट आते हैं, डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कमर्स, सेंसस, ऑडिट एंड एक्सेट्रा. ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है मींस मान लीजिए गुजरात में तो गुजरात गवर्नमेंट है, पंजाब में तो पंजाब गवर्नमेंट है, राजस्थान में तो राजस्थान गवर्नमेंट है. वो किसी नॉर्मल सर्कमस्टांस में एक्सक्लूसिव पावर लेती है अपनी, किस लिए, कि वो स्टेट के लिए जो लॉज बना रहे हैं उसमें. ठीक है, प्रेजेंटली इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे लेकिन अब इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं. इसमें किस तरह की हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पब्लिक ऑर्डर जैसे पुलिस हो गया है, फिर पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है, एग्रीकल्चर है, प्रिजन्स के लिए है, लोकल गवर्नमेंट है, फिशरीज, मार्केट, थिएटर, गैम्बलिंग, ऐसी ऐसी चीजें आती है इस पे. थर्ड आ जाती है हमारी बोथ. अभी मैंने आपको बताया था कि मैं कॉन्करेंट आपको बाद में बताती हूँ. कॉन्करेंट में क्या होता है, इसमें स्टेट भी बता सकती है और सेंटर भी बना सकते हैं, मींस पार्लियामेंट भी बना सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है. ठीक है, इसमें ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट से अब 52 है. ठीक है, अब वो कौन से हैं ऐड होते हैं, वो ये वाले हैं. इनके बारे में बात करते हैं. पहले इनमें कौन से तरह के आ जाते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर हो गया, सिविल प्रोसीजर हो गया, हमारा मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वेलफेयर, इकोनॉमिक, सोशल प्लान, इस तरह की कई और चीजें आती हैं. ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि कुछ ना 5 सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट लिस्ट में थे. हमने पहले पढ़ा था ना 66 जो है हमारे ओरिजिनली थे, लेकिन अब कितने, 61, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि 47 है और अब कितने हैं, 52. ये कैसे हुआ था, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था.
इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस जैसी चीजें जो है स्टेट लिस्ट से लेकर हमारी किसमें दी गई है, कॉन्करेंट लिस्ट में। पहले तो एक्सक्लूसिव पावर थी स्टेट लेजिस्लेचर की, लेकिन अब वो कॉन्करेंट लिस्ट में है तो वो दोनों बना सकते हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। अब थर्ड हमारा पार्ट क्या है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। ये कैसी हो जाती है, जब हमारी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट में कब लॉ लेके आ सकती है, वो कौन सी कंडीशंस हैं। ये कंडीशन है, एक तो राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर देती है, वो कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है हमारी वो, और कोई स्टेट मिलजुल के बनाते हैं ना, कि स्टेट खुद बोलते हैं कि मेरे लिए ये लॉ बना दो, कोई लॉ बनाओ इस चीज को टैकल करने के लिए। या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे आईआर होते हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर हमें कोई पॉलिसी लेकर आनी पड़ रही है, ठीक है, उसमें भी जो है प्रिवेल कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, सेंटर कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, जब सेंटर का कंट्रोल हो जाता है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर, वो क्या होता है इसमें, गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल। गवर्नर जो है ना वो कुछ बिल्स को रिजर्व कर सकता है, वो कौन से हो सकते हैं बिल्स, वो उसके आधार पर निर्भर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए कोई भी बिल होता है, उसको प्रेसिडेंट जो है उस पे एब्सोल्यूट वीटो जो है एंजॉय करता है। वीटो का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट की मर्जी से होगी वो चीज। ठीक है, bills on certain matters enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with previous sanction of the president। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बिल हैं स्टेट लिस्ट में वो इंट्रोड्यूस ही स्टेट लेजिस्लेशन में तब हो सकते हैं जबकि उसे प्रेसिडेंट से क्या मिल जाएगा, सैंक्शन मिल जाएगा, सेंट मिल जाएगा। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्ट भी कर सकता है किसी स्टेट को, किस लिए, रिजर्व मनी बिल्स के लिए या फिर अदर जो फाइनेंशियल बिल्स है उसके लिए, उसके पैसेज के लिए कर सकता है। ठीक है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। अब आ जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। पहले हमने कौन से पढ़े थे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, राइट, और अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अब वो कहां दिए गए हैं, हमारे आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। ठीक है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भी चीजें जो हम आगे पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है सेंटर की, वो पूरे इंडिया में ही होती है, तो स्टेट भी उसी के अंडर आ गया ना। टू द मैटर ऑन विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन, दैट इज, जो कि यूनियन में होती है, प्लस टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, अथॉरिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन कन्फर्ड बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। मींस जब हमने आईआर वाला पढ़ा था कि इंटरनेशनल अगर कुछ होता है हमारा, उसमें भी हो सकता है। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर, इसमें क्या है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने 2 रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है एग्जीक्यूटिव पावर को स्टेट में, वो क्या है, ample scope to the center for exercising its executive power in an unrestricted manner, thus the executive power of every state is to be exercised in such way, किन ways में, as to ensure compliance with the law, जो पार्लियामेंट बना रही है उस लॉ के आप अधीन ही चल रहे हो, उससे विपरीत नहीं चल रहे, मींस ऑपोजिट नहीं चल रहे, ओके, as not to impede or prejudice the exercise or executive power of the, मींस आपको खिलाफ नहीं जाना है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो इसका पूरे स्लाइड का मतलब क्या है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, सेंटर के अकॉर्डिंग, विपरीत नहीं जाना, आपको ऑपोजिट नहीं जाना कि सेंटर तो ये कह रही है आप इसमें जा रहे हो। अब देखिए सेंटर का क्या डायरेक्शन है स्टेट पे, जो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस होती है, जैसे कि हमारी रेलवे नेशनल या फिर मिलिट्री इंपॉर्टेंस है ना, उसके लिए वो स्टेट ही बनाएगी। देन द मेजर्स टू बी टेकन बाय द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवेज में क्या प्रोटेक्शन के लिए आप मेजर्स लेते हो वो भी स्टेट देखेंगी। ठीक है, फिर जैसे कि हमारी मदर टंग है उसको प्राइमरी लेवल पे चलाना है एजुकेशन में, मीन स्कूल्स में, जैसे हम देखते हैं कि छोटे होते हम अपने, अगर हम पंजाब से तो पंजाबी सिखाई जाती है, गुजरात में तो गुजराती सिखाई जाती है, राइट, वो क्यों, कौन देखेगा, वो स्टेट देखेगा, ये सेंटर की डायरेक्शन है स्टेट को। और द ड्राइंग अप ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम्स, जैसे कोई वेलफेयर स्कीम्स होती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वो भी स्टेट देखेंगे। अब देखिए म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शंस क्या होता है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फॉलोइंग प्रोविजंस टू सिक्योर कोऑपरेशन, और कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लेके आया है, मींस कुछ प्रोविजंस है, वो क्या है, द पार्लियामेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट एंड रिवर वैली, मींस पार्लियामेंट कैन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर, मींस इंटरस्टेट अगर आप देखते हो तो वो पार्लियामेंट देख सकता है उसमें। फिर द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल, प्रेसिडेंट जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल भी बना सकते हैं अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है जो कॉमन इंटरेस्ट में है सेंटर और स्टेट्स को लेकर। फिर ऑल इंडिया सर्विस,
मीन्स जैसे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, बीसीएस की, वैसे तो यूपीएससी ओनली इज ऑल इंडिया सर्विस। यूपीएससी के जो अंडर एग्जाम्स हो रहे हैं वो ऑल इंडिया सर्विस के होते हैं, ठीक है। उसमें भी जो है ना, इसमें बताया गया है कि राज्यसभा करती होती है, ठीक है। Like any other federation, the center and the state also have specific public services called central services, states services, ठीक है। जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये टॉप पोजीशन पे हैं, ठीक है। किसमें? सेंटर में भी और स्टेट में भी। बट जो ये रिक्रूट और ट्रेन होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेंटर में। अब देखिए जुडिशियल सिस्टम भी है जो हमारा, अगर देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला नहीं आया, आप जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं आया तो हाई कोर्ट का कौन सा होगा आपका? जैसे कि अगर मैं पंजाब से हूं तो हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, राइट, ठीक है, चंडीगढ़ में। तो वहां भी अगर नहीं हो रहा तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, जो कि है दिल्ली में, ठीक है। लेकिन दिल्ली अगर हम ऐसे देखें कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट तो सेंटर का हो गया, हाई कोर्ट तो जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो ये तो स्टेट्स का हुआ, ऐसा नहीं है। ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारा, ठीक है। वो यहाँ पर हमें बताया गया है, ठीक है, कि हमारे लॉज भी देखो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, सारे के सारे हमारे लॉज जो है वो सेम, जुडिशरी सेम लॉ फॉलो करती है। और इमरजेंसी के टाइम पे देखिए जैसे नेशनल इमरजेंसी है तब भी सेंटर प्रिवेल करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, मीन स्टेट के ऊपर गवर्नर अगर बता देते हैं उनको कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, तब भी जो है सेंटर होगा। फिर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी जब आ जाएगी तब भी सेंटर हमारा जो है अप रहेगा। और वैसे भी तीनों चीज क्या बताती है कि सेंटर और स्टेट जो है मिले जुले हैं, ये हमारे रिलेशंस हैं, कि अगर हाँ ऐसा कुछ आता है तो हम सब एकजुट होके सारे स्टेट किसकी बात मानेंगे? यूनियन की, राइट। फिर आ जाते हैं हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस। पहले हमने पढ़े लेजिस्लेटिव, फिर पढ़े एडमिनिस्ट्रेटिव, अब पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कौन से आर्टिकल से? इसमें से लेके इतने तक पार्ट अपना 12 तक है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पार्ट, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो डिवाइड कर देता है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पार्ट टू लेवी टैक्स ऑन सब्जेक्ट्स एनमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है टैक्स रेवेन्यू का? हमारी 80th अमेंडमेंट है जो 2000 की, और 80th है 2000 की, और 88th जो है 2003 की, उन्होंने कोई मेजर चेंजेस लेके आए थे। वो क्या है? जो टैक्स है सेंटर के द्वारा लगाया जाता है और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, ठीक है। सर्विस टैक्स जो है वो लगाया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किया जाता है हमारा सेंटर और स्टेट्स के द्वारा। जो टैक्स लिवाई किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन असाइन वो किसको होता है? स्टेट्स को होता है। फिर जो टैक्स जो है लगाया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, बट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सेंटर और स्टेट दोनों में होता है। सरचार्ज जो होता है हमारे कुछ ऐसे सर्टन टैक्सेस हैं, सर्टन ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो पर्पज ऑफ सेंटर होता है। द पार्लियामेंट कैन एट एनी टाइम लिवी द सरचार्जेस ऑन, ये कभी भी लगा सकते हैं। फिर टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, फिर जो टैक्स हैं वो ये अलग अलग तरह के टैक्स बताए गए कि अच्छा है ऐसे टैक्स होते हैं, वैसे टैक्स होते हैं, वैसे टैक्स होते हैं, ठीक है। ये कब की बात है? जब अमेंडमेंट होने से बाद की बात है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेंटर में? देखिए जो रिसिप्ट होती है फ्रॉम द फॉलोइंग आर द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है हमारा पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज, फिर करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, और ये हमारा सीपीएससी है, सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर एसजीईटी एंड लैब्स होते हैं, ठीक है, इससे भी आ जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है स्टेट्स में? पहले सेंटर का पढ़ा, स्टेट्स में क्या हो गया हमारा? इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरी, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और एसजीईटी एंड लैब्स। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 हमारा फाइनेंस कमीशन देता है हमें, जो कि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट हमारे 5th ईयर, हम मीन्स हमारे हर 5 साल में जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस कमीशन लेके आते हैं, ओके। कभी कभी जल्दी भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स है, सेंटर और स्टेट में कैसे बटेगा, एलोकेशन कैसे होगा, वो सब बताया जाता है। Principles which should be governed in grants in aid to the state by the center that is out of consolidated fund of India, means ये principles होते हैं ना जो कि कैसे grants in aid दिए जाएंगे सेंटर के द्वारा स्टेट के द्वारा, उसके बारे में भी होता है। फिर the measure needed to augment the consolidated fund of a state,
टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत, मीन्स पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है ना, उनको कैसे देना है वो सब भी इसमें बात की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट interest of state in financial matters, the constitution lay down that the following bills can be introduced in parliament only on the recommendation of president। president की recommendation के बाद ही जो है ये वाले बिल्स जो है लेके आए जाते हैं। ये नहीं क्यों लेके आए जाते हैं? स्टेट के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, स्टेट के लिए। जैसे कि सेंटर और स्टेट हमने देखे कि बोरो करते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो इधर विद इन इंडिया या फिर बाहर से भी ले सकते हैं फ्रॉम सीएफआईज, ठीक है, मींस सिक्योरिटी ऑफ द सीएफआईज। सीएफआई क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप इन डिटेल कहां पढ़ोगे? इकोनॉमी में, ठीक है। यहाँ पर हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि इससे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? जो उसका सीएफआई है ना स्टेट का, वहां से ले सकते हैं, बाहर से नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन सेंट्रल ले सकते हैं, हाँ जी ले सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी अदर स्टेट, या फिर गारंटी भी दे सकता है, ठीक है, स्टेट्स के लिए। मींस मान लीजिए ए स्टेट ने बी स्टेट से लिया लोन, ठीक है, तो ए स्टेट क्या करेगा? सेंटर के पास जाएगा और उससे परमिशन लेगा कि बी स्टेट को बोल दीजिए कि मैं उनसे लोन लेना चाहता हूं, तो परमिशन लगती है। देखिए यहाँ पर भी कंसेंट की बात की गई है, यहाँ पर भी सेम चीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में की गई है। फिर इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज क्या होती है? जैसे कोई भी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल ऑफ इम्यूनिटी है फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशन एंड मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन। क्या प्रोविजन देती है हमें? एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, मीन स्टेट जो टैक्स लगाती है उसमें सेंट्रल प्रॉपर्टी जो होगी ना उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, मीन्स वाइस वर्सा हो गया है। सेंटर स्टेट पे नहीं लगा रहे हैं, स्टेट सेंटर पे नहीं लगा रहे हैं। अब देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या आए हैं, ठीक है। 6 मेंबर कमेटी जो थी ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है, ये लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1966 में। उनके चेयरमैन थे मोरारजी भाई देसाई, ठीक है, और के हनुमथाया ने इनको फॉलो किया था। इन्होंने 22 रिकमेंडेशंस दिए थे कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में। एक तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसे स्टैब्लिश करके, ऐसे पर्सन को अपॉइंट करके जिनका एक्सपीरियंस है इन चीजों में, ना कि पार्टी जो हमारा सॉरी पार्टीजन करके, पार्टीशन करके कि हाँ गवर्नर को हम लेके आ रहे हैं। जैसे गवर्नर हम देखे तो पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली लेके आते हैं ना, जो सेंटर में बैठे होते हैं, तो वैसा कोई ना हो, लॉन्ग एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, पार्शियलिटी वाला ना हो। फिर डेलीगेशन ऑफ पावर टू मैक्सिमम एक्सटेंड टू स्टेट, मींस ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में मिले जो पावर है हमारी, ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट, ताकि वो सेंटर के ऊपर जो है कम निर्भर रहे, सेंटर की उनको जरूरत ना पड़े, वो खुद ही कर ले, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइदर ऑन द रिक्वेस्ट और अदरवाइज। अब राजमनार कमेटी क्या होती है? 1969 में लेकर आते हैं। ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी, डीएमके कमेटी, सॉरी गवर्नमेंट थी, मींस ये पार्टी का नाम है डीएमके। वो उस टाइम पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट में थी। इन्होंने 3 मेंबर कमेटी बिठाई थी जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर पीवी राजामन्नार, जिनके नाम से ये कमेटी है राजमन्नार कमेटी। इन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए थे। वो क्या है? certain provisions in the constitution which confer special power on the center, one party rule by both at center and state, inadequacy of the state fiscal resources and conquest dependence on the center for financial, and the institution of center planning and the role of the planning commission। अब इसमें क्या बात की गई है कि जो हमारी मतलब जो यूनिटरी ट्रेंड्स जो चल रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में, इस टाइम पे मींस 1969 में, उसमें है क्या? क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारा जो नेशन है वो यूनिटरी बनता जा रहा है, फेडरल क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा क्वाजी फेडरल है, बट शो कैसे हो रहा है कि यूनिटरी है। यूनिटरी मींस कि सेंटर की पावर इतनी ज्यादा क्यों दिख रही है, फेडरल स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये रीजंस दिए थे, ठीक है, कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि सेंटर में पड़ी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो रूल कर रही है सेंटर पे वही स्टेट्स में है ज्यादातर, जो कि कांग्रेस चल रही थी उस टाइम पे। और क्या होती है कि फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो कंप्लीटली डिपेंड हुए पड़े हैं सेंटर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप खुद देखिए, जिन्होंने पैसे देने हैं सेंटर ने देने हैं, तो वो पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे कि क्यों लेने हैं, क्या लेने हैं और कैसे लेने हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल प्लानिंग है, रोल प्लानिंग है,
वो सेम ही हुआ पड़ा है ऑल द मोस्ट। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी इनके द्वारा, वो तो रीजंस थे जो पहले हमने पढ़े ना, वो क्या थे, रीजंस। अब जो है ये क्या है, रिकमेंडेशन, कि क्या करना चाहिए उस चीज को कम करने के लिए। एक तो इंटरस्टेट काउंसिल बिठाइए आप इमीडिएटली, ठीक है। फिर जो फाइनेंस कमीशन है वो परमानेंट बॉडी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 5 ईयर बाद दोबारा से आ रहे हैं। प्लानिंग कमीशन जो है वो बंद कर देनी चाहिए और इसकी जगह पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए या फिर उसकी जगह पर रखनी चाहिए। ये आर्टिकल्स जो है जिसमें प्रेसिडेंट रूल है, ये पूरी तरह से क्या कर दो, ओमिट कर दो, मींस इसको माइनस कर दो, ठीक है। प्रोविजंस जो है स्टेट में मिनिस्ट्री के, ठीक है, होल्ड्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर शुड बी ओमिटेड, कि स्टेट मिनिस्ट्री तब तक रहेगी गवर्नर के प्लेजर तक, तो ये भी गलत कर दीजिए, मतलब इसको रिमूव कर दीजिए ये चीज, ठीक है। सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट और कंकरेंट, इनको दोबारा से देखिए कि कैसे यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट जो वो स्टेट लिस्ट में जाने चाहिए। और जो रेजिड्यूरी पार्स हैं, अभी रेजिड्यूरी की पार आपको मैंने बात बताई नहीं, रेजिड्यूरी पार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज आ जाए जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट तीनों में नहीं दी गई है, तो क्या करते हैं वो ना, सेंटर प्रिवेल करती है वहां पे, कि सेंटर जो रूल बनाएगी ना उस चीज के लिए वो प्रिवेल होगा। तो यहाँ पर जो हमारी राज्य मन्नार कमेटी थी उन्होंने बोला कि जो रेजिड्यूरी जो पार्स है वो किसके पास जानी चाहिए, सेंटर की जगह पर स्टेट के पास जानी चाहिए, और ऑल इंडिया सर्विस जो उनको अबॉलिश कर देना चाहिए, ये भी उन्होंने सजेशन दिया था। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इन 1973, इसमें क्या होता है, अकाली दल जो होता है अडॉप्ट करते हैं एक रेजोल्यूशन कंटेनिंग बोथ, जो कि पॉलिटिकल भी होता है रिलीजियस भी होता है। अकाली दल आपको पता होगा कि ये सिखिज्म जो है रिलीजन को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये उसी के आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जो गोल्डन टेम्पल आपने देखा ना, वहां की बात की जा रही है, अमृतसर की, ठीक है। अमृतसर में है ना गोल्डन टेम्पल, तो आनंदपुर साहिब भी उसे कहा जाता है अमृतसर को, ठीक है। तो वहां का एक रेजोल्यूशन जो था, अकाली दल जो वहां पर पॉलिटिकल एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उभर रही थी उस टाइम पे, वो लेकर आई थी, इवन कि वो रिलीजियस भी था उनका। The resolution, generally known as Anandapur Sahib resolution, demanded that the center jurisdiction should be restricted only to defense। इन चीजों पर ही होना चाहिए, बाकी चीजों पर स्टेट खुद देखेंगी, क्योंकि हमें फेडरल स्ट्रक्चर लेके आना है, कि चलो हम ये बातों को मान लेते हैं कि यहाँ पर माने जाता है कि पूरे इंडिया को हमने देखना है, तो वहां पर आप सेंटर का लेके आओ, लेकिन बाकी चीजों में क्या है, स्टेट खुद देखेंगी अपना अपना, और जो रेजिड्यूरी पावर है वो सारी की सारी कहाँ जाएगी, स्टेट में। और जो ये बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है ना कि हम फेडरल है, फेडरल है, फेडरल है, तो रियल सेंस में भी फेडरल दिखना चाहिए कि क्यों फेडरल है। फिर वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, अभी तक हमने देखा कि तमिलनाडु, देन पंजाब, अब वेस्ट बंगाल, और देखिए पहले आई थी 69 में, अब 73 में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, अब देखिए 77, मींस ये चल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कुछ 3-4 सालों का ही फर्क आ रहा है। ये क्यों है, क्योंकि तब फेडरल स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा था लोगों को, कि सेंटर ही दिख रहा था सबको, कि ये तो ऐसे लगता है कि यूनिटरी फीचर दिख रहे हैं, ठीक है। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेड बाय द कम्युनिस्ट, यहाँ पर कम्युनिस्ट जो थे ना ये गवर्नमेंट चला रहे थे, इन्होंने एक मेमोरेंडम पब्लिश किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर, जिनमें इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे। द वर्ड यूनियन जो है इसे फेडरल से किया जाए। यूनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब होता है सेंटर, जैसे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स मींस ग्रुप हम बोल सकते हैं जिसे, और सेंटर जैसे हम आजकल ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलते हैं, सेंटर का मतलब होता है जो सुपीरियर होती है कहीं ना कहीं। ये तो इनको मिलाकर एक यूनियन बना, एक ग्रुप बना है, बट सेंटर में क्या होता है, जिसको हम सेंटर बोल देते हैं, हम जैसे राजा महाराजा हम देखते थे कि वो सेंटर में बैठते थे पूरे, मतलब जो उनका राज्य होता था उसके, क्यों, क्योंकि वो सेंटर से सभी सभी जगह पर अपना राज चलाना चाहते थे। लेकिन फेडरलिज्म में क्या होता है ना, यूनियन हो आप, सभी को देखकर आपको चलना है, तो वो ये बोल रहे हैं कि यूनियन वर्ड को फेडरल से बदल दिया जाए। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंटर शुड बी कन्फाइंड टू डिफेंस, इन्होंने भी सेम चीज बोली जैसे कि हमने अकाली दल में देखा था, ठीक है। देखिए सेम थिंग, और जो सारे सब्जेक्ट है ये भी सेम चीज लेके आ रहे हैं, ये भी सेम चीज ही कह रहे हैं। और क्या था इनका आर्टिकल 356, और ये जो है इनको रिपील कर दो, ये हमारी पहले हमने राजमनार में भी देखा था ना। सेंटर स्टेट्स कंसेंट शुड बी मोर ऑब्लिगेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। देखिए ऐसा होता है कि जब न्यू स्टेट बनेगी तो क्या होता है, ये सब कुछ कौन करेगा, सेंटर देखेगा,
कि कहां से किस स्टेट को, मान लीजिए 2 स्टेट है, इतने एरिया पे वो चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर स्टेट देखेगी कि क्या होगा, क्या न्यू स्टेट बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस चीज को वो बोल रहे थे कि इस चीज को मना कर दो, नई चीज लेके आओ कि जो न्यू स्टेट है ना उनकी परमिशन लगेगी तब जाकर बनेगा, रीऑर्गेनाइज भी तभी होगा। ठीक है, ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज्ड बाय द सेंटर जो है 75% स्टेट्स को जाएगा, ऐसे बोल रहे थे ये। जो राज्यसभा है इनको भी इक्वल पावर देनी पड़ेगी जैसे कि लोकसभा के पास, क्योंकि लोकसभा के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स हम देखते हैं, ठीक है, वो भी हमें राज्यसभा में चाहिए, वो एक्सक्लूसिव नहीं होगी, वो सबको इक्वल मिलेगी। और यहाँ पर ये भी बात की थी कि सेंटर और स्टेट सर्विसेज जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आईएएस आईपीएस होगा, ये सभी स्टेट्स की मिला के होगा। अब सरकारिया कमीशन नाम हमने अपने सुना होगा, 1983 की है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ 3 मेंबर कमीशन। ठीक है, इसमें क्या था, कौन कौन थे, पहले तो आर एस सरकारिया जो थे ये हेड कर रहे थे, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ये। फाइनल रिपोर्ट जो इनकी सबमिट हुई थी वो हुई थी 1987 में। देखिए 1983 में इनको सेटअप किया गया था, 1987 में इनका जो था वो हुआ था, और पब्लिश कब हुआ था, यहाँ पर 88 में। अब 247 रिकमेंडेशन थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर दी गई है। परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो कीजिए, ऑल इंडिया सर्विस जो है इसको स्ट्रेंथन कीजिए, रेजिडियरी पावर जो है टैक्सेशन वगैरह को लेकर, ठीक है, वो पार्लियामेंट के लिए ही रहनी चाहिए, लेकिन जो दूसरी रेजिडियर पावर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दीजिए। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में फिर भी वही चीज आ जाती है कि सेंटर करेगा या स्टेट करेगा। When the president withhold his assent to the state bill, the reason should be communicated to the state government. अगर president जो है वो वीटो करते हैं, right, तो वहां पे reasons जो है state को पता होने चाहिए कि क्यों withhold कर रहे हैं वो। Center should have powers to deploy its armed forces even without the consent of state. However, it is desirable the state should be consulted. ठीक है, सेंटर के पास पावर तो होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बता देना उनको, ठीक है, कंसल्ट कर लेना थोड़ा सा उनसे भी, मींस ना के बराबरी, ये तो बात की गई है। द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑन द कंकरेंट लिस्ट। जब कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों का मींस पावर होती है, तो वहां पर जो सेंटर अगर लॉ बना रही है तो एक बार स्टेट से भी बात कर ले। गवर्नर जो है कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो लॉन्ग एज द कमांड्स द मेजोरिटी इन द असेंबली। जब तक मेजोरिटी है तब तक गवर्नर उन्हें नहीं हटा सकता है। गवर्नर टर्म ऑफ 5 years इन अ स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फ्रॉम, मींस कुछ ऐसा ही एक्सट्रीमली कंपेल्ड रीजंस जो आ जाते हैं उसकी वजह 5 years ही रहना चाहिए। जो नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट अ स्टेट मिनिस्टर अनलेस अ डिमांड इज मेड बाय द पार्लियामेंट। कोई कमीशन इंक्वायरी में भी नहीं बैठेगा स्टेट मिनिस्टर को लेके अगर पार्लियामेंट में पूरी तरह से उसको क्या ना कर दिया जाए, पास ना कर दिया जाए कि हाँ अब तो बैठना ही पड़ेगा। स्टेप शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मिटी इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन इट्स ट्रू स्टेप। स्पिरिट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है अच्छे से जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए। नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा, कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। अभी पुंची कमीशन जो है हमारी, पंची कमीशन भी हम बोल देते हैं। द सेकेंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट, पहली कौन सी आई हमारी, अभी क्या पढ़ी थी हमने, सरकारिया कमीशन। अब कौन सी हमारी, पंची कमीशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2007 बहुत टाइम बाद जो है सेटअप हुई थी, किसके अंडर, मदन लाल पंची जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। It was required to look into the issues of center-state relations, keeping in the new way see changes that have taken place in the polity and economy. तब के टाइम पे जो चेंजेस आ रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर, चाहे वो इकोनॉमी थी चाहे वो पॉलिटी थी, उन सबको देखने के लिए ना अपॉइंट किया गया था। कुछ कमीशन के मैंडेट थे वो क्या थे, ये देखिए, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर जो है, मेजर एंड प्रोलॉन्ग्ड आउटब्रेक्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, कास्ट वायलेंस, ये जो चीजें है ना ये जो थी ये वायलेंस बढ़ा रही थी, जैसे कि हमारे कास्ट हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, ये काफी ज्यादा क्या लेके आ रहे थे, वायलेंस लेके आ रहे थे इंडिया में। द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर स्टेट्स इन द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जो इंटरलिंकिंग रिवर है उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखना पड़ेगा। रोल कौन सी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि जुरिस्डिक्शन जो है उसकी भी, और जो पावर्स है उसको अच्छे से हम डिवॉल्व करें, जो पंचायती राज है, लोकल बॉडीज है, इनको भी हम अच्छे से इंप्लीमेंट करें। फिर आ जाता है हमारा प्रमोटिंग कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग, बजटिंग एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल।
इंडिपेंडेंट प्लानिंग हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किस चीज की इंडिपेंडेंट प्लानिंग की बात की गई है? फाइनेंस की। ओके, then the role, responsibility and jurisdiction of the center states and linking central assistant with the various kind of performance of the state। ये नॉर्मल बात की गई है कि आपका परफॉर्मेंस जो है स्टेट सेंटर में वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी आइडियल। जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा इंटरलिंकिंग रिवर होनी चाहिए, रिवर्स जो है हमारा इंटरलिंकिंग पे इतना ज्यादा बवाल नहीं होना चाहिए। फिर बात की गई हमारी अडॉप्टिंग अप्रोचेज एंड पॉलिसीज बेस्ड ऑन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड स्टेट। कुछ स्टेट जो है वो बैकवर्ड है, गरीब है, ठीक है, उनको आगे लाने के लिए क्या किया जाए, एक प्रोग्रेसिव चीजें लेके आनी चाहिए। ठीक है, द नीड एंड रेवेलेंस ऑफ सेपरेट टैक्सेस, द प्रोडक्शन एंड ऑन स्टेट ऑफ गुड सर्विसेज सब्सिक्वेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। जो वैट्स जो है उनकी बात की गई है कि कुछ टैक्स जो है वो सही से लागू होने चाहिए। उन टैक्स कैसे होंगे? ठीक है, वैसे तो अपनी इकोनॉमी में ये टैक्स वाली चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी कि कैसे चेंज आया था। ठीक है, ये बस हमें ओवरऑल पता होना चाहिए कि क्या क्या लेके आए थे। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार आ जाते हैं कि पंछी कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन थी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी गई है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।